सभी का एक बार पुनः आपके चैनल श्योर सक्सेस बाय संजय दीक्षित में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, क्योंकि 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं। प्रश्न 1, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी पेशी अवस्था, जिसका आयु क्रम होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक जानी जाती है। इसमें संक्रियात्मक विचारों की क्षमता का विकास हो जाता है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक यह चलती रहती है। इसमें बालक के चिंतन एवं अमूर्त क्षमताओं तथा तार्किक क्षमताओं का विकास हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, जब मानव के शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है द्विपार्श्विक अंतरण। मैं आपको बताना चाहूँगा द्विपार्श्विक अंतरण होता क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके सगे संबंधियों में जैसे किसी का एक अंग जैसे खराब हो जाता है, जैसे गुर्दा हमारे शरीर में 2 होते हैं, तो ये एक गुर्दा खराब होने पर भी व्यक्ति का शरीर सामान्य अवस्था में चलता रहता है। अगर हम किसी से एक गुर्दा, बहुत से लोग दान कर देते हैं, तो अगर हम उस गुर्दे का प्रत्यारोपण कर लेते हैं शरीर में, तो यह द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 3 के बारे में। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए प्राप्त अंकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, माध्य या मध्यिका या मानक विचलन। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बहुलक। प्रश्न संख्या 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने। इसका सही उत्तर हो जाता है स्किनर ने। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। इसे ही हम RS थ्योरी भी बोलते हैं। इसे कौन सी थ्योरी बोलते हैं? RS थ्योरी। अगर हम SR की बात कर लेते हैं, SR आपको आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी के बारे में बताया था। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। स्किनर साहब ने चूहे पर भी प्रयोग किया था और कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका पूरा होता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? मनोसामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से या मनोसामाजिक सिद्धांत से। इसका राइट आंसर हो जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत को आदर्शवाद का भी सिद्धांत बताया था। चर्चा कर लेते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यगोत्स्की के बारे से संबंधित है। और विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ये हम पहले ही बता चुके हैं, जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
एक और विकल्प रह गया था विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत आपका एरिक्सन ने दिया है। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 6 के बारे में। प्रश्न संख्या 6 है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। इसका सही आंसर हो जाता है विनय साइमन ने। मानसिक आयु क्या होती है? मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ध्यान दें, यहाँ पे नहीं पूछा है। जब भी आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न ऐसा आता है जिसमें नहीं दिया रहता है तो उस पर पहले नहीं पर हम टिक कर लेते हैं, जिससे हमें उसका आंसर जानने में आसानी रहती है। आपको पता है कि सीखने के नियम थॉर्नडाइक, पावलोव, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दिए। थॉर्नडाइक ने 3 नियमों को दिया था। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। तो इसमें सीखने का नियम कौन सा नहीं है? समझ ही गए होंगे, तनाव का नियम इसका राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? अब बात कर लेते हैं बिल्ली पर किसने प्रयोग किया। बिल्ली पर प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। बिल्ली पर प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। कुत्ते पर प्रयोग किया है पावलोव ने। इसका राइट आंसर हो जाता है यही, कुत्ते पर। और बंदर पर प्रयोग किया है बंदर को ही कोहलर ने चिंपैंजी नाम दे रखा था, तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था कोहलर ने। और चूहे पर प्रयोग किया है स्किनर ने। चूहे पर किसने प्रयोग किया है? स्किनर ने। इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूरा होता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिसे सूच का सिद्धांत भी बोला जाता है। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। इसका राइट आंसर हो जाता है कोहलर ने। कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया। कोहलर एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक था जिसने बताया कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। कोहलर ने इस संबंध में भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रूप से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका प्रेरणा। प्रेरणा क्या करती है? प्रेरणा लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने और नियमित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने की कमी, सीखने की गलत विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति कम करने का उपाय है। ध्यान रखें, इसमें पूछा गया है कम करने का उपाय। अब आपको उत्तर जानने में आसानी रहेगी। सीखने की कमी तो हो ही नहीं सकती। सीखने की गलत विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। अगर हम स्मरण करने में कम ध्यान देंगे तो ये तो स्वाभाविक बात है कि हम भूल ही जाएंगे। ठीक है, विस्मृति कम करने का उपाय पूछा गया है। सीखने की कमी, अगर हम सीखेंगे नहीं तो विस्मृति तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है पाठ की पुनरावृत्ति।
क्योंकि पाठ को बार बार दोहराने से विस्मृति कम हो जाती है, मतलब भूलने की आदत कम हो जाती है, हमें याद ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? अप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। इसका राइट आंसर हो जाता है संवेग के। संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दया, भूख, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि। संवेग के बारे में मैकडूगल साहब ने 14 संवेगों के बारे में बताया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाता है अनुकरण। जब किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की हम नकल करते हैं तो वो अनुकरण कहलाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 14। यदि पूर्व ज्ञान को नए प्रकार के ज्ञान सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। इसका आंसर हो जाता है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। फिर से देखें, यदि पूर्व ज्ञान को नए प्रकार के ज्ञान सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आपने कक्षा 3 में जोड़ना सीख लिया, अब उस जोड़ को ही आप जब आप 4th में आते हैं तो आप उसी के द्वारा और भी चीज़ें सीखते हैं, हासिल वाले जोड़ों को सीखना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न संख्या 15। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। इसका राइट आंसर हो जाता है विस्मृति। सीखी हुई कोई बात है, आपको आज हमने बताया कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो आपने अभी तो आपको याद हो गया, लेकिन अगर आप उसे रिकॉल नहीं करते हैं, आप उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप असफल हो जाते हैं परीक्षा में जाकर के, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? विस्मृति, मतलब याद न रखने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, स्थिर बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाता है सामान्य बुद्धि। ध्यान रहे, जब हम श्रेष्ठ बुद्धि की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत 120 से अधिक बुद्धि लब्धि का बालक आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? आपने सुना होगा स्टैनली हॉल का नाम, तो स्टैनली हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम की अप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाता है किशोरों का मनोविज्ञान। आपको पता है कि स्टैनली हॉल का एक स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। ट्रिपल एस थ्योरी भी इन्होंने दी थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मानव व्यक्तित्व मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? केमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगबर्थ ने या फ्रॉइड ने? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका फ्रॉइड ने। मनोलैंगिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास कुछ भी आ सकता है, इसके आपके हैं सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट ने, सिगमंड फ्राइड ने, पावलोव ने या वॉटसन ने? इसका राइट आंसर हो जाता है विलियम वुंट ने।
अब यह जान लेते हैं विलियम वुंट ने यह कब और कहाँ पर की थी। तो सन 1879, सन याद रखेंगे, 1879 में कहाँ की थी? जर्मनी, जर्मनी का एक शहर है शिपचिंग, शिपचिंग, शिपचिंग नामक स्थान पर विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्दीमन ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? इसका राइट आंसर हो जाता है मैक्स वर्दीमन ने। आपको पता होना चाहिए यह मैक्स वर्दीमन ने सन 1912 में मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी में रखी थी और इनके सहयोगी थे कर्ट कोपका और कोहलर, इनके सहयोगी थे। कोहलर को मैंने अभी आपको बताया भी था, कोहलर को गेस्टाल्टवादी कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत की मुख्य विचारधारा थी व्यवहार का अध्ययन करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से? इसका राइट आंसर हो जाता है स्मृति से। स्मृति क्या होती है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है, स्मृति कहलाती है। ठीक है। अरे संगणन में क्या होता है ना, संगणन में क्या होता है, जल वाष्प की बूंदें, जल की बूंदें वाष्प बन जाती है ना। हाँ, तो फिर से वो पानी बन जाता है, तो इसी तरीके से वो फिर से वहीं आ जाते हैं। जैसे सुनो, जैसे ये एक सूर्य है, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो यहाँ हमारे कुछ जल भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। जब इसकी किरणें इस पर पड़ती हैं जल पर, तो ये वाष्प बन जाता है। तो यहाँ ये बादल के रूप में, बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है और ये बरसात होती है। बरसात होने के बाद पानी फिर से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर से आ जाता है, मतलब रिकॉल हो जाता है, तो ये स्मृति कहलाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहार विदों का, संरचना विदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहार विदों का, संरचना विदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? इसका राइट आंसर हो जाता है गेस्टाल्टवादियों का। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, रुचि के, बुद्धि के, अभिक्षमता के? इसका राइट आंसर हो जाता है बुद्धि परीक्षण। भाटिया भाटिया परीक्षण, सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि भाटिया परीक्षण दिया किसने था। तो भाटिया परीक्षण को प्रोफेसर CM भाटिया ने दिया था, जो कि 1953 में इन्होंने प्रयोग किया था। और यह भाटिया बैटरी और परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण किए थे। ठीक है, तो इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपकृमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वाटसन ने? इसका सही आंसर हो जाता है स्किनर ने। अच्छा ये बताइए, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहा पर, बिल्ली पर, कुत्ते पर, किस पर प्रयोग किया था?
अभी मैंने आपको बताया था स्कैनर का प्रयोग है चूहे पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि व्यवहारिक क्षमताओं के सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। इसका राइट आंसर हो जाता है अधिगम। अधिगम क्या है आपको पता होगा। अधिगम क्या है? आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना, आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत या फ्लूइड सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाता है गिलफोर्ड सिद्धांत। गिलफोर्ड सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110 या 125? बुद्धि लब्धि निकालने का आपको सूत्र आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लें। MA अपॉन CA। MA मतलब मेंटल एज और CA मतलब क्रिटिकल एज। ठीक है, तो इसमें मानसिक आयु कितनी दे रखी है आपकी? 10। क्रिटिकल एज मतलब वास्तविक आयु, वास्तविक आयु उसकी दे रखी है 8। इसमें हम जब 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपका निकल के आएगा 125। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सिद्धांत मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अप्रेरण सिद्धांत? जेम्स लैंग सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं जेम्स लैंग सिद्धांत है क्या। जेम्स लैंग सिद्धांत यह विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग ने अपने एक लेख में यह तर्क भी दिया था कि ज्यादातर भावात्मक अनुभव शारीरिक बदलाव के कारण होता है। ठीक है, जो भावात्मक जो अनुभव होता है वो शारीरिक बदलावों के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला तनाव क्या कहलाता है? द्वंद, कुंठा, चिंता या तनाव? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कुंठा। इसका राइट आंसर हो जाता है कुंठा, आपका इसका राइट आंसर है। कुंठा क्या होता है कि जैसे आपकी इच्छा होती है कि कोई व्यक्ति नई स्कूटी लेकर के आया है, तो आप भी इच्छा करते हैं कि हमें भी नई स्कूटी लानी होगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा उसके प्रति कुंठा हो जाती है, मतलब द्वेष की भावनाएं जागृत हो जाती हैं, आप उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, वही है ये कुंठा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास? किससे संबंधित है? या नैतिक विकास? हाँ, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास, किससे संबंधित है बताएं। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था वो नैतिक विकास से संबंधित था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। इस प्रकार आपकी यह 30 प्रश्नों की सीरीज